सुधीजनों, आपको तथा आपके परिवार को सन 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यह शुभकामना है कि आप तथा आपका परिवार सतत प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। आपके परिवार को तथा आपको कोई भी दुख स्पर्श भी ना कर पाए, यही मेरी कामना है। हाँ, नरेंद्र पाल तिवारी के आकस्मिक देहांत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। आप इतनी बड़ी संख्या में सांत्वना देने आए, ढाढ़स बंधाने आए, खास तौर पे मेरा और परिवार का, जिसके कारण मुझ में बहुत परिवर्तन आ गया है। स्पष्ट बात है कि मैं अब बात बात पर नहीं रोकता। हम जाने वाले लोग तो जाते रहते हैं, पीछे वाले लोग दुखी होते हैं यह सोचकर कि वह क्यों चला गया। यह मानना बहुत कठिन है, परंतु आप जैसे महान भावों ने मुझे इतना ढाढ़स बंधाया कि मैं ये कह सकता हूँ कि यह वीडियो आपको दिखाने के लिए ही है कि अब मैं कायम हूँ। मैं पंजाबी में कह सकता हूँ कि जाच मैनू आ गई गम खान दी। ये नरेंद्र पाल का जाना एक ना भूलने वाली घटना है, परंतु आपका साहस बढ़ाना भी एक कारगर उपाय है जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। भक्तजनों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग शोक सभा में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो संसार में आता है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। एक प्रसिद्ध गीत भी है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। यह बात मुझे सच नहीं लगती। मैंने बहुत से विद्वानों के ग्रंथ पढ़े हैं, उनके आधार पर आपको कह सकता हूँ कि व्यक्ति आता तो खाली हाथ है, परंतु जाता कभी खाली हाथ नहीं। नेम और फेम भी अपने साथ लेकर जाता है। आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। मेरे कहने पर थोड़ा सा विचार कीजिए, फिर आपको यह बात सत्य लगेगी कि व्यक्ति आता तो खाली हाथ है, परंतु जाता खाली हाथ नहीं। जिस सिकंदर की उदाहरण लोग दिया करते हैं, उसका नाम अभी तक हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, हमारे मन में बैठा हुआ है। हम जानते हैं कि सिकंदर जो है नाम कमा कर गया, वैसा नाम किसी अन्य योद्धा ने नहीं कमाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। सुधीजनों, बात 1610 ईस्वी की है, जब जहांगीर बादशाह हमारे देश पर शासन किया करता था। उसके दरबार में इंग्लैंड के कुछ दूत आए। उन्होंने अपने साथ जो लाए हुए थे बहुत से उपहार, बहुमूल्य उपहार जो है सम्राट को भेंट किए। इंग्लैंड के सम्राट की तरफ से भारत के बादशाह को भेंट किए। उनमें एक भेंट थी, एक उपहार था
जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वॉच, क्रॉनिकल मीटर। और जब हमारे बादशाह ने, जहांगीर बादशाह ने उस उपहार को स्वीकार तो कर लिया और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बहुमूल्य बर्तन दिए जो सोने के बने हुए थे, और उन जो राजदूत आए थे, जब मैं ये कह दूं कि दूत आए थे इंग्लैंड के सम्राट के, उनके चले जाने के बाद अपने दरबारियों से कहा कि यह इंग्लैंड का जो सम्राट है उसकी भी कोई स्थिति है, उसकी भी कुछ औकात है, उसके उपहारों से तो ऐसा नहीं लगता। परंतु उस समय यह बहुत कीमती चीज थी जो हमारे बादशाह को, जहांगीर बादशाह को नहीं पता चला कि ये मैकेनिकल वॉच जो है वह काल गणना के काम आने वाला बहुमूल्य उपहार है। और इसी काल गणना के उपहार के आधार पर, जब कहें कि इसी क्रॉनिकल मीटर के आधार पर इंग्लैंड के लोगों ने भारत तक पहुंच की। ये जो मैकेनिकल मीटर है, क्रॉनिकल मीटर है, मैकेनिकल वॉच है, ये यूरोप में बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी। उस समय यह ग्लोब ऐसा नहीं बन पाया था। जब ये कहें कि ग्लोब पर जो हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के निशान देखते हैं ऐसे नहीं बने हुए थे। तो ये किस प्रकार बने? उन्होंने इंग्लैंड के लंदन के पास ग्रीनविच को जो 0 डिग्री मान लिया, और उसके बाद 180 डिग्री जो हर जो गोला है उसकी कुल डिग्री 360 डिग्री होती है, और 180 डिग्री का मतलब आधा गोला हो गया। ये जो ईस्ट की तरफ हो गया, हमारे दाहिने तरफ हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे न्यूजीलैंड के तक के देश हैं। और 180 डिग्री का मतलब हो गया, हर 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। तो उन्होंने अपने शिप में समय नोट किया कि जो जो 4 मिनट के विभाजन बढ़ते गए, त्यों त्यों उनको पता चलता गया कि कितनी डिग्री दूर आ गए हैं। और 180 को 4 से गुणा करें 720 डिग्री या कहे 720 मिनट, और इसके घंटे बनाएं तो हम 12 घंटे बना लेंगे। 60 से विभाग कर दिया 720 मिनट का। तो इस तरह से उन्होंने इस यंत्र के द्वारा जो दूरी को माप लिया, या हम कहें कि ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड बनाए। और इसी के साथ उनको एक और यंत्र जो बहुत काम आया वो था, जिसको हम कहते हैं कि वो यंत्र है जिससे हमें दिशा का पता चलता है। दिशा का मतलब है कि कितने डिग्री नॉर्थ में आ गए हैं, कितने डिग्री साउथ में आ गए हैं। तो ये इस यंत्र का नाम है कंपास। मेरे बड़े भाई जब एनसीसी का कोर्स कर रहे थे, जहाँ मैं कहूँ कि एनसीसी में थे, तो उन्हें जो भारत का मैप है वो भी दिया गया, उसके साथ साथ उन्हें कंपास भी दिया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि हम किस तरह से लैटिट्यूड पर किस स्थान पर पहुंचना है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब पता हो
तो हम वो निश्चित स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस तरह से 1857 में अंग्रेजों ने जो विद्रोह को दबा लिया, जो हमारी रेवोल्यूशन थी, हमारी जो क्रांति थी, वो एक म्यूटनी बनकर रह गई। उसका कारण ये दो यंत्र थे, एक जो वॉच जिसको मैकेनिकल वॉच कहते हैं, और दूसरा जो है कंपास। इन दो यंत्रों के आधार पर हमारे देश में आए अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। हम लोग भी जानते थे, हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा निकल गए। एस्ट्रोलॉजी का पूर्व रूप जो है, पहला भाग जो है एस्ट्रोनॉमी, उसकी तरफ कम ध्यान दिया। यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी। ये हम कह सकते हैं कि सांसारिक तरक्की के लिए एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, जो इंग्लैंड के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने ज्ञात कर लिया। आप सब जानते हैं कि वास्को डी गामा गोवा में जो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा उनके दूत बनकर 1498 ईस्वी में ही भारत में आ गए थे। और उसके बाद डच लोग भी आ गए, उन्होंने भी अपनी कंपनी बनाई। और उसके बाद इंग्लैंड के लोग आए। ये लोग जो इंग्लैंड के लोग, मैं घटना बता रहा हूँ, जहांगीर के दरबार में आए थे, एक फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत मांगने के लिए आए थे। उस समय फैक्ट्री जो है एक गोदाम को कहा जाता था, स्टोर घर को कहा जाता था। उन्होंने बहुत सा सामान जो है खरीद कर उस गोदाम में जमा ही करना था, स्टोर में जमा करना था, जिसको अपने देश में भेजना था। जो मुगल बादशाह थे उनको इस बारे में बहुत कम ज्ञान था। इस कारण उन्होंने बड़ी आसानी से उनको यह अनुमति दे दी। धीरे धीरे वो पूरे भारत पर राज्य कर गए। परंतु मैं अपनी पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को जेजी आजकल कहा जाता है, उनको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग विदेशों में तो जरूर जाते हैं, परंतु आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो या तो इंस्टाग्राम से प्राप्त करते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसमें आपको केवल इतना ही बताया जाता है कि इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा। यह नहीं बताया जाता कि उनके पास बहुत ज्ञान भी था। जो हमारा ज्ञान था वो 1000 ईस्वी के बाद नहीं बढ़ पाया, जहां ये कहें कि उस ज्ञान को आगे प्रसारित नहीं किया जा सका। जो हमारे सुश्रुत जैसे विद्वान थे उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यह जो हमारे पास चिकित्सा की योग्यता है यह विदेशों से आई है। यह ज्ञान जो है यूरोप के देशों से आया है। मैकेनिकल ज्ञान भी इसी तरह से यूरोप के देशों से आया है। जो हम इन देशों में जाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, वहाँ जाकर ये बताना चाहते हैं कि हम भारत से आए हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, परंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, परंतु उस श्रृंखला को हम कायम नहीं रख पाए, सतत कॉन्स्टेंटली आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वो ज्ञान जो है वो रुक गया। और इसके कारण जो विदेशी लोग जो हैं उनका ज्ञान हम पर हावी हो गया।
हमें यह समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजों ने भी 1610 से 1757 तक हमें कुछ नहीं पता चलने दिया कि वो भी इस देश में है। उस समय औरंगजेब भी आया, औरंगजेब से पहले शाहजहां भी था, परंतु हमें कोई ये तो नहीं बताता कि अंग्रेज भी एक शक्ति के रूप में भारत में उपस्थित थे। परंतु हम केवल इतना ही जानते हैं कि जहांगीर था, जहांगीर के बाद बादशाह शाहजहां आ गया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया, औरंगजेब के बाद बंदा बहादुर का जो विद्रोह है, बंदा बहादुर के सैनिक कारनामे, इसके विषय में तो हम जानते हैं। परंतु धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने हमारे इस धरती पर कब्जा किया, जब हम ये कहें कि उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, इसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। तो इसलिए हमें भी यूरोप आदि देशों में जाते समय, इंग्लैंड में जाते समय, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में जाते समय यह दर्शाना चाहिए कि हम भी बहुत हम्बल हैं, डाउन टू दी अर्थ हैं। तो वहां जाकर हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए, जिसके कारण उन लोगों को हमारे कार्यों में किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न करनी पड़े, रुकावट उत्पन्न करनी पड़े। वैसे वो लोग हमें इस रूप में जानते हैं कि भारत के लोग जो हैं बहुत ही कानून को मानने वाले हैं। तो हमें इसी तरह का परिचय देना है। हमने यह नहीं दिखाना कि हम आपसे बदला लेना चाहते हैं। हम जब बदला लेने के बराबर हो जाएंगे, इतने कामयाब हो जाएंगे, तब बदला ले लेंगे। अभी से उनको बताने लग जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। सुधी जनों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये जो सन 2026 शुरू हो रहा है, ये हमारा कैलेंडर नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बधाई दूंगा, वो संवत की बधाई दूंगा। संवत तो हमारा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो चैत्र के नवरात्र प्रारंभ होने दो, मैं आपको फिर से बधाई दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तब तक जीवित रहूंगा, परंतु फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो सन है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में दिन निकालने का एक मैंने ढंग ढूंढ रखा है। वो ढंग कौन सा है? जिसमें 3 कोड आते हैं। एक को हम कहते हैं ईयर कोड, दूसरा है मंथ कोड, तीसरा है तिथि। ईयर कोड जो है 2026 का 3 आ जाएगा। मंथ कोड जो मैं अभी आपको बोल देता हूं, उसके बीच में आपने तिथि जोड़ देनी है और तीनों का जोड़ कर देना है। जोड़ करने पर अगर वो 7 से कम आता है तो आपने 0 का मतलब है इतवार और रविवार। अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है सोमवार। 2 अगर शेष आए तो आपने समझना है कि मंगलवार है। 3 शेष आए तो बृहस्पतिवार है। 3 का मतलब है बुधवार। 4 शेष आए तो बृहस्पतिवार है। 5 शेष आए तो शुक्रवार है। 6 शेष आए तो शनिवार है। और कुछ भी शेष ना आए, 0 शेष आए तो इसका मतलब है रविवार है। सुधी जनों, जो मंथली कोड जो मैं बताने से पहले आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस बार जो 2026 सन है वो बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है
और हमारा नया संवत 2083 भी बृहस्पतिवार से शुरू होगा। ये एक अद्भुत समय है। आपको याद रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार से संवत 2083 शुरू हो रहा है और सन जो है वो 2026 भी बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि मंथली कोड क्या है। इसमें 12 महीने हैं। 12 महीने में पहला महीना है जनवरी। जनवरी का जो मंथली कोड है वो है 0। फरवरी का मंथली कोड है 3 और मार्च का भी मंथली कोड है 3। अप्रैल का मंथली कोड 6 और मई का 8, जून का 4, जुलाई का 6 और अगस्त का 9। उसके बाद सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इस प्रकार से आपने 3 संख्याओं का जोड़ करना है। पहले जो है ईयर कोड जो हमेशा 3 ही रहेगा और फिर जिस मंथ के बारे में जानना चाहते हैं उसका कोड जान लीजिए। जैसे मैं पहले बृहस्पतिवार का दिन निकालकर आपको दिखाता हूं कि हमारा ईयर कोड है 3। जनवरी का मंथ कोड जो है वो है 0। तिथि है 1, 3 और 1 4। इसका मतलब है कि यह बृहस्पतिवार हुआ। इस प्रकार से आप हर महीने के कोड के आधार पर उस दिन को जान सकते हैं। उस दिन जो तिथि अगर आपको ज्ञात हो तो आप दिन भी जान सकते हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के लोग, पंजाब के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, परंतु अभी समय नहीं आया कि हम विदेशियों के साथ टकराव पैदा कर सके। टकराव में आने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे विद्वानों ने, हमारे साइंसदानों ने बहुत सी खोजें की हैं। हम चांद तक पहुंच गए हैं। तो अगर चांद तक उपग्रह पहुंचाया जा सकता है, इसका मतलब ये जो है कोई साधारण सी प्राप्ति तो नहीं है। और भी कई क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो आगे निकलते जा रहे हैं। दुनिया हमारी कौम का सिक्का मान रही है। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम बहुत आगे निकल जाने वाले लोग हैं। अभी हम विश्व गुरु नहीं बने हैं, एक ना एक दिन अवश्य बन जाएंगे। उसके लिए हमें एक ही मंत्र का जाप हमेशा करते जाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम